हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इससे पहले के वीडियो में हम इन्फ्लेशन पढ़े थे। आज हम डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन पढ़ेंगे और देखेंगे मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। तो इसमें ये पढ़ेंगे। डिफ्लेशन देखते हैं। डिफ्लेशन को मुद्रा संकुचन या अस्फीति भी कहा जाता है। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मुद्रास्फीति और अस्फीति या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन होता है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा जो एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता या परचेसिंग पावर में वृद्धि कर दे। मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन कहलाती है उसकी क्रय क्षमता में वृद्धि। और जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन थी वह मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी कर देती थी। तो यह मुद्रा संकुचन में क्रय क्षमता में वृद्धि हो जाती है जो कि डिफ्लेशन कहलाती है। यह मुद्रास्फीति के विपरीतार्थक है, यह उसके अपोजिट है। यदि मांग आपूर्ति से कम हो जाए, इन अवस्थाओं में डिफ्लेशन की स्थिति आती है। तो यदि मांग आपूर्ति से कम हो जाए या आपूर्ति मांग से अधिक हो जाए, मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पादक हैं, उनकी अधिक मात्रा में हो जाए और उसकी मांग कम हो जाए, तो यह दशा उत्पन्न हो जाती है। या देश में बेरोजगारी की दर उच्च हो, देश में अधिकांश आबादी वृद्ध हो। नेक्स्ट है डिसइन्फ्लेशन या विस्फीति, इसे विस्फीति कहेंगे। डिसइन्फ्लेशन तो यह मुद्रास्फीति की यह दशा होती है। इस स्थिति में मुद्रास्फीति तो लगातार बढ़ती है, लेकिन मुद्रास्फीति की जो दर बढ़ रही है उस दर में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति की जो दर है उस दर में कमी हो जाती है, तो इसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति की दर अर्थात मुद्रा की क्रय क्षमता में जो कमी की दर है, मुद्रा की क्रय क्षमता में जो कमी की दर है वह दर कम हो जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ती ही है। तब इसे हम विस्फीति या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है रिफ्लेशन या संस्फीति। तो रिफ्लेशन क्या होता है? जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में लगातार कमी उत्पन्न होती है। तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में लगातार कमी उत्पन्न होती है। यह स्थिति यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग कम है। जब अर्थव्यवस्था में मांग कम है, इससे संपूर्ण देश की जीडीपी प्रभावित होती है, जिसके कारण सरकार एवं देश का केंद्रीय बैंक दोनों सक्रिय भूमिका में आ जाते हैं और देश में मुद्रास्फीति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस दशा को ही रिफ्लेशन कहते हैं। जब यह कंडीशन होती है कि उनकी मांग कम हो, तो यह मुद्रास्फीति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे इसे रिफ्लेशन कहते हैं। तो इसमें करते क्या हैं? सेंट्रल बैंक क्या करती है? बैंक लोन रेट इजी कर देती है, बैंक से लोन इजी से ले सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? जो ब्याज जो वो उधार देती है, बैंक से जो लोन देती है, उस टैक्स को डिक्रीज़ करते हैं। जो गवर्नमेंट क्या करती है? कोई भी अदर टैक्स रहता है उसको डिक्रीज़ कर देती है। तो यह होता है रिफ्लेशन। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन या समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। स्टैग मतलब क्या होता है? स्थिर या स्टेबल, और तो ये है जिसमें स्थिर रहती है। स्टैगफ्लेशन जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है परंतु उसके उत्पादन या प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होती, मतलब जो उसका उत्पादन है वह स्थिर रहता है, तो इसे समृद्धि रहित, इसमें ग्रोथ नहीं होता, तो इसको समृद्धि रहित मुद्रास्फीति कहते हैं।
क्योंकि इसमें उत्पादन नहीं होता, लेकिन जो उत्पादन जिसे करते हैं उसकी लागत में वृद्धि हो जाती है, संरचनात्मक भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ मुद्रास्फीति लागत प्रेरित हो सकती है, यहाँ मुद्रास्फीति संरचनात्मक भी हो सकती है। तो उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन या समृद्धि रहित मुद्रास्फीति, जिसमें कि वृद्धि नहीं होती, तो यह समृद्धि रहित है। इसमें नेक्स्ट है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है। इसमें मुद्रास्फीति जैसे जैसे कम होती जाएगी, जैसे देखिए ये 9 से है, 9 से 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, तो ये 9 में मुद्रास्फीति जब ज़्यादा है तो उस समय जो बेरोजगारी की दर है वो कम है। ये 9 पे है जब मुद्रास्फीति, तो बेरोजगारी की दर वहाँ पे लगभग 1-1.5 के बीच में है। और जैसे जैसे मुद्रास्फीति कम होती जाएगी, ये 4-5 में जैसे जैसे आई, वैसे ही बेरोजगारी की दर है वह बढ़ती जाती है। तो इनके बीच ये संबंध है कि मुद्रास्फीति कम होने पर बेरोजगारी बढ़ती है। और यहाँ पे है दूसरी जो चार्ट है उसमें स्टैगफ्लेशन के बारे में। तो इसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध यह है कि मुद्रास्फीति के बढ़ने पर बेरोजगारी भी बढ़ती है। यह फिलिप्स कर्व के अपोजिट है। नेक्स्ट है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल क्या है? वेतन अथवा मुद्रास्फीति में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ते जाते हैं, और वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ने के कारण अधिक वेतन की मांग होने लगती है। क्योंकि वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़े तो जितना किसी को इनकम हो रहा है, उसकी सैलरी है, उतने में जो वस्तु वो पहले खरीद पाता था उतने में वो अभी नहीं खरीद पाएगा, तो वो वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। जैसे ही वेतन में बढ़ोतरी होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग पुनः वृद्धि हो जाती है, तो उनके पास पैसे आ जाएंगे, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो उनके वो फिर से वस्तुओं और सेवाओं की मांग होती है, वो फिर खुद से परचेस करना शुरू करते हैं तथा उनके मूल्य पुनः बढ़ने लगते हैं। फिर जो प्रोडक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके मूल्य बढ़ जाते हैं। इस दशा को वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। जो ये कंडीशन है उसको वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है इन्फ्लेशन टैक्स। यह किसी प्रकार का कर नहीं होता जो सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय क्षमता में हुए नुकसान को बताता है। जो मुद्रा की क्रय क्षमता में नुकसान होता है उसे यह बताता है मुद्रास्फीति के कारण। तो मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं? मुद्रास्फीति की गणना करने से यह पता लगता है कि देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य किस कारण बढ़ रहे हैं। जो मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आती है मुद्रास्फीति के दौरान, तो यह वस्तु और सेवाओं के जो मूल्य है वो किस कारण बढ़ रहे हैं, यह इस गणना में पता चलता है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए 3 सूचकांक या 3 इंडेक्स जारी किए जाते हैं। उत्पादक मूल्य सूचकांक या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स, थर्ड है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये 3 हैं सूचकांक जो इससे हम मुद्रास्फीति की गणना कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या पीपीआई, तो इसमें उत्पादक मूल्य सूचकांक का प्रयोग उत्पादन में होने वाले लागत के व्यय में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। जो लागत है, जो वो उत्पादन करते हैं, जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कितना लागत लगता है, तो ये मापने के लिए किया जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का उपयोग।
अर्थात यह लागत जनित मुद्रास्फीति की गणना का सबसे प्रभावशाली साधन है, क्योंकि मेन तो जो उत्पादन करेगा वहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, कितनी लागत लग रही है, वो मेन होता है। तो यह सबसे प्रभावशाली साधन है। सेकेंड, होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स में या थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत कुछ वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो इसमें याद रखिएगा, कुछ वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को, सभी नहीं। मतलब इसमें जैसे सेवाएं, इसमें सेवाएं को नहीं माना गया है, इसमें सिर्फ वस्तुओं के और उसमें कुछ वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। WPI के आंकड़ों को वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है। यह आंकड़े प्रतिमाह जारी होते हैं। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स हैं, इनके आंकड़े प्रतिमाह, प्रत्येक माह में जारी किया जाता है। WPI की गणना के लिए एक बास्केट तैयार किया जाता है जो 3 भागों में विभाजित होती है। इस बास्केट में अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं को शामिल किया जाता है तथा समय समय पर गैर अनिवार्य वस्तुओं को बास्केट से बाहर कर दिया जाता है। तो ये हर माह एक तो जारी होता है, इसलिए इसमें यह भी सुविधा है कि बास्केट में अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं को शामिल कर दिए, फिर नेक्स्ट मंथ जो गैर अनिवार्य हैं उनको बास्केट से बाहर निकाल दिए। इस प्रकार से ये करते हैं। तो ये है WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें कुछ वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ही आंका जाता है और इसका आधार वर्ष 2011-12 को माना गया है। इसमें जो बास्केट है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो प्राथमिक वस्तुएं या प्राइमरी गुड्स से विनिर्मित वस्तुएं या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। थर्ड है ईंधन, ऊर्जा इत्यादि, एनर्जी, लुब्रिकेंट, ये सब हैं। जिसमें प्राथमिक वस्तुओं में 117, विनिर्मित वस्तुओं में 564 और ईंधन, ऊर्जा इत्यादि में 16 गुड्स को शामिल किया गया था। इस बास्केट में 697 वस्तुएं शामिल है। मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 को रखा गया है, जो हमने पढ़ा था। इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं WPI में, अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो इसमें इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं को ही शामिल किया गया है, सेवाओं को नहीं। सेवाएं को CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो WPI के अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। इसमें ये एक प्रॉब्लम है, जिससे कि WPI के अंतर्गत मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की गणना थोक बाजार के स्तर पर की जाती है, और जबकि उपयोगकर्ता खुदरा स्तर पर उपभोग करता है। जो भी उपयोग करता है, जो भी परचेस करता है, वह खुदरा स्तर पर इसका उपभोग करता है। इसमें थर्ड है समस्या, WPI के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं का भार ज़्यादा होता है, जिसके कारण वास्तविक मुद्रास्फीति की गणना नहीं हो पाती। तो इसमें वास्तविक जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उसकी गणना नहीं हो पाती, क्योंकि उपभोक्ता या कंज्यूमर विनिर्मित वस्तुओं को प्रतिदिन नहीं खरीदता है, इसलिए उपभोक्ता के वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाता। इसमें यह भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड टाइप से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI। तो CPI में उपभोक्ता या कंज्यूमर मूल्य सूचकांक के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को खुदरा स्तर पर मापा जाता है। CPI में, जो कि WPI में खुदरा स्तर पर नहीं मापा जाता था, लेकिन CPI में इसे खुदरा स्तर पर मापा जाता है और ये इसमें वस्तुओं के साथ साथ
सेवाओं के मूल्य को भी मापा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को भी। इसमें सीपीआई में सर्वाधिक भार खाद्यान्न वस्तुओं का होता है। इसकी गणना 2011 2012 आधार वर्ष इसमें भी है, उसी को आधार वर्ष माने हैं। तो सीपीआई की गणना के लिए एक बास्केट तैयार किया जाता है जो 6 भागों में वर्गीकृत है। तो इसमें 6 भाग देखते हैं कौन कौन सा है। खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ, पान सुपारी और तंबाकू, आवास, कपड़े, जूते, चप्पल, बिस्तर, जो कि इन सबको होलसेल प्राइस इंडेक्स में ऐड नहीं किया गया है। ईंधन, बिजली, अन्य सेवाएं जैसे चिकित्सा, परिवहन, संचार और मनोरंजन। तो इस प्रकार से इसमें जो खुदरा स्तर पर मापा जाता है वो होलसेल में नहीं है। प्रारंभ में सीपीआई के अंतर्गत 4 प्रकार के सूचकांक या इंडेक्स जारी किए जाते थे। इसमें है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर और सीपीआई फॉर अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। ये 4 भाग में इसको बांटा गया था। इन चारों में से प्रथम 3 सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा और चौथा सूचकांक सीएसओ या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान समय में इनमें से केवल प्रथम सूचकांक की गणना ही की जाती है। जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी गणना ही की जाती है। नेक्स्ट है इसमें इसका बेसिक है। इसे श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए आधार वर्ष 2013-14 रखा गया है। सीपीआई के लिए आंकड़े 78 औद्योगिक क्षेत्रों से लिए जाते हैं। सीपीआई के द्वारा ही सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान समय में सीपीआई के अंतर्गत 3 सूचकांक जारी किए जाते हैं। 3 कौन कौन है? सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई कंबाइंड। तो सीपीआई अर्बन में शहरी 310 क्षेत्रों से आंकड़े लिए जाते हैं। ग्रामीण में 1182 क्षेत्रों से आंकड़े लिए जाते हैं। इन सभी को सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। सीएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस लाइन को भी याद रखिएगा। इसके लिए आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।